जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। बहुत ही लंबे समय के बाद हम आज फिर से आप लोगों के लिए एक स्टडी वीडियो लेकर आए हैं एंड अब से कंटिन्यू होगा बिकॉज 15 अगस्त भी था एंड उधर रक्षाबंधन भी था, बहुत सारे त्यौहार थे, तो उन सभी को हम लोग अब बहुत ही बेहतर ढंग से मना चुके हैं। एंड अब जो है हम जैसा कि एक कम्युनिटी टैब में हम डाले हुए थे कि दोस्तों मैं एक बात एक हमने कंडीशन रखा था कि हम इस तरीके से अब पढ़ाई करेंगे कि ना ही आपको लगेगा कि आप 11th में हो, ना ही लगेगा कि आप 12th में हो। एंड मैं बता दूं कि ये वीडियो को कौन कौन देख सकते हैं। आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, एंड जो लोग चाहते हैं कि वाकई में दुनिया क्या है, हम क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो मोस्ट यूजफुल है, ठीक है, लाभदायक है। तो मैं बता दूं वीडियो को बीच में से कभी भी स्किप मत करना, आप फुर्सत से बैठ जाओ, उसके बाद ही आप देखना स्टार्ट करना, क्योंकि और पेन और कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो उन सभी को कंप्लीट आपको समझना है। ऐसा लेकर नहीं चलना है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण, जब एग्ज़ाम आता है तो उस दृष्टिकोण से, एंड मैं यहाँ पे इस तरीके से बताऊँगा कि आपका जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी सब कुछ महत्वपूर्ण होता चले। समझ में आ गया? तो उस चीज़ों को मैं ध्यान में रखूँगा, एंड जो भी आपका डाउट सस्पेंशन होगा आप हमें चैट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, अर्थात आप कमेंट भी नीचे कर सकते हैं। समझ में आ गया? सो दोस्तों, आप जानते हैं कि मुख्य रूप से हमारे चैनल पे आपको जियोलॉजी के वीडियोज़ मिलते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि जियोलॉजी का बुक्स हर बुक स्टॉल पे, सभी जगह पे ओनली जियोलॉजी का किताब क्यों नहीं मिलता? क्या आप जानते हैं? तो बहुत सारे लोगों का मतलब कि 99.9% लोगों का कमेंट होगा कि सर नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे रिसर्च के बाद, ऐसा नहीं कि हम सावधान बैठे हुए थे, सो रहे थे, ये वो, ठीक है, दिस दैट बहुत कुछ है, बट ऐसा नहीं। लेट होता है, थोड़ा रिसर्च भी तो करना पड़ता है ना कि क्या बताना है सभी चीज़ों के बारे में, ये सारी चीज़ थोड़ा रिसर्चेबल, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को ऐसे ही आकर बोल दे वो गलत हो जाता है, फिर समझ सकते हैं। तो रिसर्च से पता चला, ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च किया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर बुक्स नहीं मिल रहा है, बुक्स मिल भी रहा है तो ये बुक मिल रहा है, वो बुक मिल रहा है, तो फिर झमेला हो रहा है। एग्ज़ाम वाला जो है क्लास 11th का, बहुत सारे जो लोकल पब्लिकेशन है उन लोग क्लास 11th यहाँ पे लिखवा देते हैं कि जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये भी लिखवा देते हैं, जो कि गलत है। वो बुक आपके लिए भी यूजफुल नहीं होता है, लेकिन आपके लिए यूजफुल क्या है, वो बुक है कि नॉलेज है? तो आपका कमेंट आएगा कि हाँ सर नॉलेज है। तो नॉलेज अभी से हम आपको मतलब एक चीज़ कंप्लीट कर दें कि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि क्लास 10th तक आपको जियोग्राफी पढ़ना है, क्लास 11th 12th दोनों लोग देखेंगे, ठीक है। क्लास 10th तक आपको जियोग्राफी पढ़ना होता है, एंड आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे अभी आप 11th 12th में होंगे, 9th 10th में होंगे, ग्रेजुएशन में होंगे आर्ट्स वाले, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर ओनली जियोग्राफी पढ़ना होता है। अब मैं आपको बता दूं जियोग्राफी कितने प्रकार के होते हैं। आप अगर एक सिंपल सा लुसेंट का अगर आपके पास बुक होगा तो आप उसमें देखना क्या क्या होता है। पहली चीज़ उसमें होता है जियोलॉजी में सबसे पहले जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी पहला सब्जेक्ट आपका क्या आता है? जियोग्राफी मीन्स होता है भूगोल, पृथ्वी के ग्राफ के बारे में इसमें पढ़ना है। समझ में आ गया? इसमें होने वाली बहुत सारी घटनाओं के बारे में पढ़ना है, एंड इसी में हमें पढ़ना होता है जियोलॉजी। क्या पढ़ना है दोस्तों? जियोलॉजी, अर्थात समझ में आया कि जियोग्राफी जो है जियोलॉजी के पिताजी है एंड जियोलॉजी उसका बेटा है। तो जियोलॉजी को बोल दिया कि बाप भले ही आर्ट्स पढ़े हो, लेकिन बेटा को बोलता है कि बेटा मेरा साइंस पढ़ेगा। सेम ऐसा ही कंडीशन हुआ, ये आर्ट्स में मतलब इसे हम लोग आर्ट्स की, क्योंकि ग्राफी है तो इसे हम लोग आर्ट्स की कैटेगरी में लेते हैं, एंड लॉजी को हम लोग साइंस की कैटेगरी में लेते हैं। तो क्या बोल दिया पिताजी ने? मेरा बेटा साइंस बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, तो ये भाई बन गया साइंस में। एंड दोस्तों इसके बाद आपका आता है एस्ट्रोनॉमी। क्या आता है? एस्ट्रोनॉमी, जिसका मीन्स एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है खगोल शास्त्र। क्या होता है? खगोल शास्त्र। तो मुख्य रूप से दोस्तों ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स हो जाते हैं, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। समझ में आ गया? उसके बाद आपको पढ़ना होगा वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। समझ में आ गया? वर्ल्ड जियोग्राफी। एंड उसके बाद आपको पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी। तो मैं इंडियन जियोग्राफी को एंड जो वर्ल्ड जियोग्राफी है इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे,
क्रॉस मार्क्स इसमें मिलेगा, कुछ भी नहीं, इसे हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। हमें पढ़ना है जियोग्राफी के अंतर्गत एस्ट्रोनॉमी को एंड जियोलॉजी को, बिकॉज जो हम यूनिवर्स के बारे में जितने भी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, सन के बारे में, स्टार्स के बारे में, है ना, प्लैनेट्स के बारे में, एस्ट्रॉयड के बारे में, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें किस नॉमी में पढ़ने को मिलेगा? एस्ट्रोनॉमी में। हालांकि एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी का टॉपिक है। आई होप दैट ये बहुत अच्छी सी कन्फ्यूज़न आपको अपने माइंड से ख़त्म कर देगी कि जियोलॉजी केवल बुक नहीं मिलता है, ये वो ऐसी सोच नहीं है। इसके अंतर्गत बहुत बड़ी राज है। एंड रिसर्च में मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि रिसर्च में कहीं लैब में जाना पड़ेगा, ऐसी कुछ नहीं है। सभी बुक्स आप उठाकर देखो, 6, 7, 8, 9, 10th, ठीक है। 11th का भूगोल पढ़ो, 12th का भी भूगोल देखो, लेकिन उतना देखने कौन जाता है, इसीलिए मुझे भी लेट हो रहा है एक तरीके से, लेकिन अब से परमानेंटली सारा कुछ होगा, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी आज का मेरा वीडियो का टॉपिक क्या है? एस्ट्रोनॉमी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। देखिए एस्ट्रोनॉमी को हम कितने अच्छे से दाल भात सब्जी बनाते हैं आज, ठीक है। पूरा आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं एस्ट्रोनॉमी को। एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस टॉपिक को हम लोग एस्ट्रोनॉमी में उठा दिए उससे हम लोग क्या कर देंगे उसे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए पहली चीज़, एस्ट्रोनॉमी, दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओके। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं यूनिवर्स के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि सन गति करता है या अर्थ, तो आपका रिप्लाई आएगा कि सर अर्थ। लेकिन अब मैं ये पूछूं कि क्या सन भी गति करता है, तो आप बोलोगे कि नहीं, स्थिर है। लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे कि सन भी गति करता है। किसकी करता है? बस सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, बिकॉज 12th क्लास तक आपके पास लिमिटेड नॉलेज होता है, उसमें इतना ही बताया जाता है कि सूर्य क्या है, स्थिर है। लेकिन अब हम लोग और ऊपर चलते हैं, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटेंगे, पूरे यूनिवर्स का हम लोग चक्कर लगाने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद ब्रह्मांड को दोस्तों इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्स। ब्रह्मांड को ही यूनिवर्स कहते हैं। अब बताते हैं, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, ओके। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। समझ में आ गया? मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन को ही हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान होता है। समझ में आ गया? बढ़े आगे, चलिए ठीक। अगर दोस्तों बात करें ब्रह्मांड की आकार की, तो भाई इसका आकार इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। इसका आकार एक लिमिटेड आकार नहीं है, इसका आकार बढ़ रहा है। समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद इस ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ है, तो वो हमारे स्टार्स हैं। क्या हैं? स्टार्स हैं। स्टार्स मीन्स होता है तारा। इनकी संख्या सर्वाधिक है। कितनी है? सर्वाधिक है। अब कितनी है, वो सारे चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि पूरे आकाश में तारों की संख्या कितनी है। तकरीबन लगभग में ही हम लोग बात करेंगे, बट ये भी पता कर लेंगे कि कितनी है। बस टॉपिक को आपको बीच में स्किप नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों अगर स्टार्स की बात करें दोस्तों कि व्हाट इज़ द स्टार्स, कि तारा क्या है, तारे क्या है। अभी मैं बता दूं, सूर्य को यहाँ पे कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है, ठीक है। पहले मैं जब सौरमंडल इस्तेमाल करता था, ठीक है ना, सोलर सिस्टम जैसे ही पढ़ता था तो सूर्य को लाता था, बिकॉज 1 से लेकर 12 तक इसी के बारे में पढ़ना है। तो हम थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं। तो जो स्टार्स होते हैं क्या होते हैं, तो आप सभी को पता है कि वैसे पिंड, ऐसा वस्तु जिनके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों हो, उन्हें हम लोग स्टार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। तो स्टार्स का डिफिनेशन इसमें भी है कि ऊष्मा होनी चाहिए एंड उसका खुद का प्रकाश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूर्य का प्रकाश हो, तारा के पास अपना खुद का प्रकाश होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक, ओके। इसके बाद तारा बनने से पहले विरल गैसों का गोला होता है। वो क्या होता है? तारा, जिसे हम लोग दोस्तों तारा कहते हैं, तो तारा नहीं होने से पहले, देखिए बायोलॉजी का मैं लेता हूँ यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा को पूर्ण तरीके से भ्रूण बनने में उसको 9 महीने का समय लगता है। उसके बाद वो शैशवावस्था में जन्म लेता है।
तो वो जो 9 महीने का जो समय लगा उसमें उसका शरीर विकसित होता है, ठीक है, शरीर मतलब उसका बॉडी का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो वैसे ही एक स्टार्स को डेवलप होने में, मतलब एक स्टार्स को बनने में, एक स्टार को बनने में, मतलब एक तारा बनने में जो गैसें हैं वो गैसीय फॉर्म में होता है। क्या होता है? और गैस में गैस 2 प्रकार का होता है, एक सघन और एक विरल माध्यम। माध्यम आप जानते होंगे, सघन है, विरल माध्यम। तो वो दोस्तों विरल माध्यम में गैसों का रूप होता है तारा। क्या होता है? उसके पास उस समय किसी भी प्रकार की कोई प्रकाश नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई ऊष्मा नहीं होती, ओनली वन वो एक विरल गैसों का समूह होता है। समझ में आ गया? अभी तारा का निर्माण की हम बात कर रहे हैं, अभी पूर्ण तरीके से तारा नहीं बना है। अब बात करेंगे कैसे बनता है। तो देखिए, जब विरल गैसों का गोला, जैसे बताया ना कि तारा बनने से पहले विरल गैसों का गोला होता है, वैसे ही जब वो गोला जो है केंद्रित हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम ना एक बड़ा सा गोला बना दिए, तो ये तो भाई विरल गैस है ना, सघन गैस तो नहीं है कि एक ही जगह पे जमा रहेगा, कहीं जहीं पे गैसें हैं। तो इसका जो केंद्र है, क्योंकि गोला होता है, गोला का केंद्र भी होता है, सभी जगह के जो गैस थे आकर कहाँ पे जमा हो गए? केंद्र के पास। तो जब केंद्र के पास जब सभी लोग केंद्रित हो जाएंगे तो बादल के समान वो छा जाएंगे। जैसे अभी जो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, तो हम अगर एक जगह पे केंद्र के रूप में खड़े रहेंगे तो सभी स्टूडेंट्स हमारे चारों तरफ घेर लेंगे, तो वो केंद्रित होना होता है, ठीक है। सभी लोग इस तरीके से छा जाएंगे, मेरे को ढक लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम लोग नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। नेबुला का हिंदी निहारिका होता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी को कहीं पर नहीं भटकना है, दोनों मीडियम में पढ़ाई हो रही है। तो समझ में आ गया कि जब तारा बनता है तो वो बनने से पहले विरल गैसों का एक गोला होता है, एंड जैसे ही वो गोला में जितने भी गैसें हैं वो गैसें एक ही जगह पे केंद्रित होती है, तो भाई वो केंद्रित जगह को हम लोग नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं, बिकॉज वो बादल के समान छा जाते हैं। इसी नेबुला का हिंदी निहारिका होता है। क्या होता है? निहारिका, जो कि हम 11th के जियोलॉजी में बताए हैं। चलिए सौरमंडल वाले चैप्टर में, ठीक है। यह निहारिका जब संलयन करेगा, जैसे संलयन सभी में होता है, मानव जब दूसरे संतान उत्पन्न करता है तब भी संलयन की प्रक्रियाएं होती है, सेम ऐसे ही संलयन होगा इसमें भी। यह जो नेबुला था संलयन करेगा तो इसमें दहन होगा। जैसे अगर इंसान, मानव में नर एवं मादा जब संलयन करेंगे तो नए संतति का निर्माण होगा, वैसे ही जब ये निहारिका जब संलयन करेंगे तो इनमें संतति का निर्माण नहीं होगा, इनमें होगा दहन, मतलब कि आग लगेगा, जलेंगे ये। तो इस तरीके से तारा बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? तारा। फैन का मुझे पता है कि थोड़ा आवाज़ इसका आ रहा है मेरे ख्याल से, इसको मैं साइड कर दूं और भी बेहतर हो जाए। चलिए, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको फैन का आवाज़ को इग्नोर भी करना है। माइक का इतना आवाज़ है कि आप उसे सुन सकते हैं बेहतर तरीके से। मुझे विश्वास है कि आप इतना समझ गए। अब दोस्तों संलयन किस में से किस में होगा? बात है ना, संलयन तो हो रहा है। संलयन हो गया, आग भी लग गया, तारा बन गया, ठीक। तो संलयन हो कहाँ पे रहा है? संलयन दोस्तों मैं बताया था पहले भी आपको कि सूर्य, अगर पहले हम सूर्य को तारा पहले बोलते थे, सूर्य एक तारा है, तो सूर्य कौन कौन से गैसों से मिलकर बना है? तो हम बताए थे हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर बना हुआ है, ऐसे बोलते थे ना। समझिए कि हाइड्रोजन गैसों का समूह होता है वो निहारिका। क्या होता है? पूरे निहारिका में जो केंद्रित होते हैं यहाँ पे, वो हाइड्रोजन गैस होते हैं। अब यही हाइड्रोजन बहुत लंबे समय के बाद, लाखों सालों के बाद, ये भाई हीलियम में बदल जाते हैं। कौन से रूप में? हीलियम। आपको समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन भी गैस है एंड हीलियम भी गैस है। तो गैस से गैस में मतलब अपना एलिमेंट ही चेंज कर डाला, अपना रूप ही चेंज कर डाला, तब ये तारा बना। अब सवाल है कि तारा कैसे बनते हैं? आपको मैं बता दूं तारा कैसे बनता है। तो आपको बनाना है कि तारा बनने से पूर्व क्या होता है कि विरल माध्यम में गैसों का वो गोला होता है, उसे निहारिका कहते हैं। अब आप ऐसे ही बोल सकते हो कि तारा किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि तारा कैसे बनते हैं, तो बोल सकते हो कि निहारिका के द्वारा संलयन होता है, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, उसके बाद तारों का निर्माण होता है। समझ में आ गया? ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से तारों का निर्माण हो गया।
ठीक है, वीडियो को फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तारों का निर्माण कैसे होता है? जब तारा बनने से पहले वो जो चीज़ें हैं, वस्तु हैं, वो गैसीय माध्यम में होगा, मतलब विरल माध्यम में होगा, सघन माध्यम में नहीं होगा। अब क्या होगा कि यही विरल गैस का एक गोला के रूप में ये होता है, तो वही गोला जब है उसके सभी गैस उसके केंद्र पर केंद्रित हो जाते हैं और इस तरीके से केंद्रित हो जाते हैं कि लगता है कि बादल चारों तरफ से घेर लिया है उस जगह को। ठीक है, उसी को हम लोग नेबुला अर्थात निहारिका कहते हैं। अब जब यही निहारिका संलयन करेगा, संलयन हाइड्रोजन से हीलियम में होता है। किस चीज़ में? हाइड्रोजन से हीलियम में होता है। तो यही संलयन जब उनमें होता है तो संलयन होने के बाद उसमें आग लग जाती है। क्या होती है? आग लग जाती है। यही आग एज लाइक जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य जैसे रोशनी देता है, सेम वैसे ही कंडीशन होता है कि वही जो है आग रोशनी के रूप में आ जाता है, तो उसे हम लोग तारा कहते हैं। उसी प्रकार से तारा बनते हैं। समझ में आ गया? स्टार बनते हैं। अब दोस्तों बात करें कि अवस्था क्या है। जैसे बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी तो भाई क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी का ठोस अवस्था में ये भी बोलेंगे क्योंकि एक वस्तु है। तो बोलेंगे तारा कौन से अवस्था में है? तो इसका दोस्तों अवस्था जो है ना, प्लाज्मा अवस्था है। कितनी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था है। अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था, मतलब द्रव अवस्था को हम लोग बोल सकते हैं ऐसे। अब बात है कि तारों का कोई कलर भी होगा। क्या होगा? कलर भी। अभी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करने वाले हैं। तारों का कोई कलर भी होगा। तो इसका जो कलर है ना, जैसे अगर हमारा कलर की बात करें, ठीक है, तो जो भी कलर है हमारे पृष्ठ पे, जैसे हमारा ये जैकेट है, तो इस जैकेट की कलर की बात करें तो इसका पृष्ठ से ही पता चल जाता है कि ये कैसा कलर है, ब्लैक कलर है। ठीक है, सेम वैसे ही तारों के पृष्ठ पर ही डिपेंडेंट होता है कि उनका कलर कैसा है, एंड उसी के हिसाब से हम ये भी पता लगा पाते हैं कि ये कितना गर्म है और कितना क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर लाल रंग का तारा अगर आपको दिख रहा है तो उसका टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर है? मिनिमम, मतलब निम्न तापमान है। अगर जब कोई भी तारों में निम्न तापमान होता है तो दोस्तों वो 6000 डिग्री होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। फिर से रिवीजन करते हैं कि निहारिका जब संलयन करे हाइड्रोजन से हीलियम में तो तारा का निर्माण होता है, एंड तारा का जो अवस्था होता है प्लाज्मा अवस्था में होता है, एंड तारों का रंग जो है उसके पृष्ठ पे डिपेंडेंट है। एंड जब लाल रंग का तारा आपको दिखेगा तो उसका टेम्परेचर समझ जाइएगा कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर है। समझ में आ गया? मिनिमम मीन्स 6000 डिग्री सेल्सियस। हमारे लिए मिनिमम नहीं है, बट उसके लिए मिनिमम है, सबसे कम। ठीक है, अगर तारा आपको सफ़ेद कलर का दिख रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि उसका मीडियम टेम्परेचर है, मतलब मध्यम ताप है, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस प्लस। ठीक, अगर नीला रंग की तारा दिख गया तो आप समझिए कि हाई लेवल टेम्परेचर है। ठीक है, मतलब 7000 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा सूर्य है कैसा है? रेड कलर का लगभग दिखता है, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं कि लगभग 6000 डिग्री इसका सेल्सियस है। अब तो आपको बेसिक समझ में आ गया है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं मॉडर्न ज़माने की, बिकॉज 15 अगस्त के दिन हम जो भाषण दिए हैं उसमें पास्ट इंडिया, प्रेजेंट इंडिया, फ्यूचर इंडिया की बात की है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले के लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। समझ में आ गया? दिस इज़ द पास्ट। प्रेजेंट क्या है? गाना है बहुत अच्छा, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो लोग हमसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उन लोग इस चक्कर में मत रहिएगा। तारों के शहर में ले जाएगा बेटा, प्लाज्मा होता है वहाँ पे। तारा क्या है? खुद ही प्लाज्मा है। तारों के शहर में ले जाकर पहला चीज़ मारेगा जान से। तारों के शहर में जाने से पहले अगर तारा सबसे कम टेम्परेचर वाला है तो 6000 डिग्री सेल्सियस, अगर सफ़ेद कलर वाला है तो 6000 से प्लस, नीला कलर का है तो उच्च तापमान मतलब 7000 डिग्री सेल्सियस। तो आप 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं घूम पाओगे। एंड कौन लोग ऐसे गाना गाते हैं? हम लोग तो भाई नहीं गाते हैं। कौन लोग तारों के शहर वाले गाना गाते हैं? कौन लोग? कि जो लोग एकदम घर में रह रहे हैं, बंद रह रहे हैं। ठीक है,
दिन रात फ़ोन में लगे पड़े हैं, उन लोग ऐसे ऐसे गाने लगाते हैं, ठीक है, जो कि उन लोग से 30 डिग्री टेम्परेचर जो है ना वो भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो उन लोग कहाँ से ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं, आप बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो 6000 डिग्री तो दूर की बात है। तो भैया वो मारेगा, सबसे पहले जान से मारेगा, ठीक है, जान से मारने का प्लान कर रहा है। समझना कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, पहली चीज़ आपको वो जान से मारना चाहता है। समझ में आ गया, चक्कर में नहीं पड़ना। उसके बाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग गुस्सा होते हैं, सभी को गुस्सा आता है सभी को। तो बोला जाता है कि गुस्से में लाल हुआ है, गुस्से में लाल होना एक अलग चीज़ है। एक सेकंड, एक चीज़ को गुस्सा आना ये भी अलग चीज़ है। गुस्सा में लाल होना तो टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, गुस्सा 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर। उसके बाद गुस्से में अगर उसका कलर सफ़ेद हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि बेटा तू कमज़ोर हो रहा है रे, सफ़ेद तुम्हारा कलर पड़ रहा है, ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तुम्हारा जो है ना अपने में ही जल रहे हो गुस्सा होकर, ऐसे बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद नीला कलर, कभी आपने नहीं सुना होगा गुस्सा में सफ़ेद हो गया, गुस्सा में नीला हो गया, है ना, ऐसे ऐसी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं मिलती है। तो गुस्सा में अब समझिएगा कि किसी भी चीज़ के टेम्परेचर की अगर बात किया जाए और वहाँ पे नीला कलर आ जाए, मतलब रेड, सफ़ेद और नीला आ जाए, समझिएगा ना कि दुनिया में इससे ज़्यादा टेम्परेचर वाला किसी भी चीज़ नहीं हो सकता है। समझ में आ गया, नीला कलर इज़ द मोस्ट टेम्परेचर, समझ में आ गया ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वो, ठीक। अब दोस्तों हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हमको इसको तारों के बारे में बेहतर से बेहतर अभी पढ़ना है। अब इस वीडियो में अभी तक आप लोगों ने जाना कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कैसे होते हैं सारी चीज़। अभी सूर्य का जिक्र ही नहीं हुआ है, अब समझिए कितने बड़े ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं कि अभी तक सूर्य का जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं कुछ फिगर के माध्यम से, जो कि पहले देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, उसको आपको पढ़ना है ध्यान से, एंड मैं पढ़ के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला हम लिखे हैं लाल दानव, रेड जेंट। क्या होता है दानव में से? अभी तक हम लोग समझते हैं एक मानव और एक दानव, मानव से इंसान, दानव में से राक्षस, ऐसे नहीं। रेड जेंट, रेड जेंट इसको बोलते हैं कि जब हमारे तारे में जो भी एक तारा भी रहेगा तो उसका जब ईंधन खत्म हो जाएगा, तो ईंधन के रूप में क्या था जी, कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था, क्या था, हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन का संलयन हुआ था किस चीज़ में, हीलियम में। तो जब तक हीलियम था तब तक वो तारा कहलाएगा, क्योंकि जब हीलियम होगा तो उसके पास प्रकाश एवं ऊर्जा हो जाएगी। तो जब तक ये था तब तक वो क्या था, तारा था। लेकिन जब ये ईंधन, जब हीलियम क्योंकि जल रहा है कोई चीज़, तो कितना देर तक जलेगा, तो वो अगर ईंधन खत्म हो जाए तो वह बन जाता है लाल दानव, अर्थात रेड जेंट, ठीक है। और जैसे ही वो ईंधन खत्म होता है तो वह है ना फैलने लगता है, मतलब उसका आकार क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। समझ में आ गया। लाल दानव किसे कहते हैं कि जब तारा में जो संलयन हुआ था हाइड्रोजन से हीलियम में, तो वह हीलियम जो ईंधन हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि हीलियम के माध्यम से ही वो जल रहा है, तो वह ईंधन जब उसके पास खत्म हो जाएगा तो वह ईंधन किस रूप में चेंज हो जाएगा, रेड जेंट के रूप में। वो तारा किस चीज़ में रूप हो जाएगा, मतलब उस तारे का रूप बन जाएगा रेड जेंट, अर्थात लाल दानव। अब लाल दानव का आकार जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। अच्छा, उसके बाद अब एक केस आता है, मतलब कि स्थिति आता है। अब देखिएगा, यदि लाल दानव जो है सूर्य के प्रकाश के 1.44 मतलब 1.44 गुना से छोटा हो, आपको याद रखना है 1.44, ठीक है, इतना ही। अगर छोटा होगा 1.44 से, अगर जो रेड जेंट था, रेड जेंट सूर्य के द्रव्यमान से, मतलब पूरे सूर्य का जितना भार है हमें तो नहीं पता, लेकिन जितना भार है तो एक अनुमान है कि 1.44 गुना से अगर यदि छोटा होता है तो वह श्वेत वामन बनेगा। कौन सा वामन बनेगा, श्वेत वामन। अब समझ में आ जाएगा आपको। अब पूछते हैं कि ये सर, अब सवाल आ गया कि श्वेत वामन अब कहाँ है, ये कहाँ से नया नाम आ गया, बात है ना। तो देखिए, श्वेत वामन होता है, श्वेत वामन को इंग्लिश में व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत वामन को व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। श्वेत वामन को इंग्लिश में व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। इसी को जीवाश्म तारा भी कहते हैं, मतलब श्वेत वामन को क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि जो छोटे तारे होते हैं, जो कि आप धरती से आसमान की ओर देखते हैं, तो छोटे तारे वो एक प्रकार से श्वेत वामन ही होते हैं। क्या होते हैं, श्वेत वामन। श्वेत वामन क्यों, क्योंकि छोटा तारा जो है अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है, क्योंकि जब वो श्वेत वामन अवस्था में होगा, मतलब जो लाल दानव है उससे अगर कम होगा तभी वो चमक सकेगा।
ठीक है। और इसीलिए दिन में, रीज़न है कि दिन में इसीलिए नहीं चमकता है क्योंकि जो सूर्य का रोशनी है 6000 डिग्री के सेल्सियस लगभग है, इसलिए जो श्वेत वामन है बिकॉज ये सूर्य के पूरे द्रव्यमान से जो है इतना इतना गुना वो छोटा है ना, इसलिए वो क्या करता है, ये मतलब कि नहीं चमकता है। ठीक है। उसके बाद काला वामन, एक और नंबर आ गया क्या, काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। काला वामन आप याद रखना डायरेक्ट, एक होते हैं गोरे लोग, एक होते हैं काले लोग। काला वामन उसको बोल देना डायरेक्ट काला वामन है वो, और एक होता है रेड जो कि अंग्रेज लोग, उनको बोल देना डायरेक्ट क्या, लाल दानव, राक्षस, क्योंकि हमारा देश दानव के रूप में उन लोग क्या किया हुआ था, घेरा हुआ था, तो लाल दानव भी बोल सकते हैं, रेड जेंट भी बोल सकते हैं। तो चलिए काला वामन को समझते हैं जिसको ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। श्वेत वामन मतलब जो श्वेत वामन इतना गुना जब लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 मतलब 1.44 गुना से छोटा था तब बना श्वेत वामन। समझ में आ गया। और श्वेत वामन की बात करें तो इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। कौन सा तारा कहते हैं, जीवाश्म तारा, जो कि हम मोस्टली ऊपर देखते हैं। ठीक है। उस तरीके से छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। एंड दोस्तों बात करें आगे काला वामन जिसको ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। काला वामन को क्या कहते हैं, ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है, मतलब जिसको हम लोग मोस्टली देख पाते हैं ऊपर आकाश की ओर, वो श्वेत वामन की तरह होते हैं। और जब वो अचानक से अगर चमकना छोड़ दे तो वह दोस्तों काला वामन बन जाता है। ठीक है। ऐसे ही सिंपल से देखिए कि अगर कोई इंसान जो घर में रह रहा है तो वो थोड़ा गोरा हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि कोई इंसान अगर घर में है तो क्या उसको बोलते हैं कि थोड़ा गोरा होते जा रहे हो। ठीक है। लेकिन जैसे उससे काम करवाइए ना धूप में तो कैसा बन जाएगा, ब्लैक, मतलब कि ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, काला वामन बन जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं काला वामन। दक्षिण अफ्रीका में चले जाइए, सब मिलेगा आपको, काला वामन मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से तो समझ में आ गया कि जैसे ही श्वेत वामन जो चमकता है वो अगर चमकना छोड़ दे तब वो मतलब ब्लैक ड्वार्फ के रूप ले लेगा, मतलब काला वामन के रूप में आ जाएगा। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है और जैसे ही श्वेत वामन से ब्लैक की ओर वो चला जाता है, ठीक है ना, मतलब काला वामन बन जाता है, तब उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। मतलब वो तारा तारा नहीं रह जाता है, कोई वस्तु बन जाता है। अब देखिए क्या बनेगा। केस नंबर 2 में यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान के 1.44, यहाँ पर भी था 1.44 गुना से ये छोटा था, लेकिन केस में 2 में क्या है कि जितना लाल दानव था यहाँ पे जो कि ईंधन समाप्त होने के बाद बना था लाल दानव, वही अब सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना अधिक हो जाएगा, तब वह अभिनव तारा बन जाएगा। कैसा तारा बन जाएगा, अभिनव तारा। अभिनव तारा को बोलते हैं सुपरनोवा। क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। मुझे पता है कि आपको अभिनव तारा के नाम नहीं पता होगा, बट सुपरनोवा का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो वो बन जाता है दोस्तों सुपरनोवा। ठीक है। अब अगर पूछे सुपरनोवा क्या है तो वो क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है। जैसे किसी का कोई ऐसा पदार्थ जो कि हल्का हो और अचानक से भारी होने लगे, तो उस तरीके का चेंजिंग इसमें होता है कि कार्बन तो एक हल्का सा पदार्थ है, तो कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में ये होने लगता है। समझ में आ गया। तो मतलब इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभिनव तारा। अब मैं बता दूं कि यह जो है ना, जब छोटे से कोई चीज़ बड़ा होता है तो एक बार इतना बड़ा हो जाता है कि वो फूट भी सकता है। होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे बोला जाता है कि एक छोटा सा गुब्बारा है, जब छोटा है तो कोई फूटने का हमें डर नहीं है, लेकिन जैसे ही वह गुब्बारा बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हम उसे फुला दिए, हवा भर दिए, तो एक समय बाद वो विस्फोट हो जाता है। ठीक है। तो सेम ऐसा ही कंडीशन है कि कार्बन जैसे हल्के पदार्थ से जब वो लोहा जैसे भारी पदार्थ में चेंज होगा तो भाई उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, आकार भी बढ़ेगा, तो उस तरीके से वो विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है, कभी कभी विस्फोट हो जाता है। इसीलिए इन अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। अब आपका कंपटीशन में, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, तो भाई साहब आपको रिप्लाई देना है कि अभिनव तारा का जो आकार है हल्के से भारी में परिवर्तित होता है। ठीक है। तो यह एक समय बाद विस्फोट हो जाता है, इसलिए इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। दैट्स क्लियर। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया परिभाषा, लेकिन अभी तक जो हम वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक करने वाले हैं उसमें समझिएगा कि जैसे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निहारिका, मतलब नेबुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेबुला। यह विरल गैसों का एक समूह है। इसके बाद ये विरल गैसों का जब समूह से बना क्या चीज़, सघन में, मतलब संलयन हुआ, तो संलयन होने के बाद यह जो है
एक जगह पे जमा हो जाएगा, ठीक है, मतलब केंद्रित हो जाएगा सब चीज़। उसके बाद इसमें प्रकाश जो भी आएगा तब बन जाएगा आपका तारा। तारा बनने के बाद अगर इसमें ईंधन खत्म हो जाएगा, मतलब संलयन हुआ किसका, हाइड्रोजन का हीलियम में, हीलियम एक ईंधन हो गया जिसके कारण तारा प्रकाशमय हो रहा है। अब जैसे ईंधन समाप्त हो गया तो लाल दानव बन गया। तो लाल दानव यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड लाल दानव में अगर 1.44 सूर्य के द्रव्यमान से कम होता है तो वह श्वेत वामन बनता है, जो कि सिंपल हम लोग देख पाते हैं कि तारा चमक रहा है, ठीक है। उसके बाद इतना ही 1.44 गुना अगर द्रव्यमान से कम हो, मतलब ज़्यादा होता है, सूर्य के द्रव्यमान से इतना गुना ज़्यादा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिनव तारा अर्थात सुपरनोवा कहते हैं। अब देखिएगा श्वेत वामन की काम पहले हम लोग तमाम करते हैं। तो समझिए कि काला वामन, ठीक, श्वेत वामन काला वामन में चेंज हो जाएगा। कब, कि जब चमकना ये श्वेत वामन छोड़ देगा तो काला वामन में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभिनव तारा एक बहुत बड़ा तारा है, तो इसका एक भाग जो है न्यूट्रल में बदलता है यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रॉन में बदलता है। न्यूट्रॉन जो है ब्लैक होल में बदलता है, जिसका डेफिनेशन अभी आपको ऊपर देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद पल्सर, आप क्या समझते हैं कि जितने भी कंपनी का नाम होते हैं, ये कोई कंपनी अलग से कहीं से नाम नहीं लेते हैं। अब आप समझिएगा कि ये जो कंपनी होते हैं हमारे पल्सर का, क्वेसर का, ये सारे चीज़ कि चुरा कर ले गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब उन लोग चुराया, जितने कंपनी वाले हैं ना, यहाँ से नाम लेते हैं। पल्सर बाइक देखिए, पल्सर यहाँ पे आ गया, एक तारा का नाम है, ठीक है। क्वेसर, ये सारा चीज़ अलग चीज़ है। ब्लैक होल एक बहुत मजबूत तारा है, जिसके बारे में अभी हम ऊपर लिख कर आपको समझाने वाले हैं। तो इस तरीके से समझ में आ गया। अगर अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई गाना गाए, गानों पर तो कभी भरोसा ही मत करना, ठीक है, गानों पर कभी भरोसा मत करना, या तो हिंदी हो, भोजपुरी हो, कोई भी गाना हो, कभी गानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम आपको बताया कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, ये गाना ले जाकर आपको मुआ देगा, ऊपर में मार देगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अभी पता था कि मिनिमम तारों का जो अवस्था होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, और मिनिमम टेम्परेचर वहाँ का 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो भाई वो आपको प्यार दिखाने नहीं ले जा रहा है, क्या करने, आपको जान से मारने ले जा रहा है आकाश में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से कोई बोले तो बताना कि तारों के शहर में मत ले जाओ, तो पहले मुझे चांद तक ही ले जाकर दिखा दो, ठीक है, ज़्यादा पावर है। तो ये सारी चीज़, चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। काला वामन तक आप इसे नोट्स कर लेंगे, अभिनव तारा तक, एंड हम लोग आपकी समझते हैं न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर एंड ब्लैक होल के बारे में। देखते हैं हम लोग आगे अभिनव तारा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि अभी जस्ट हमने बताया यहाँ पे कि अभिनव तारा पहले न्यूट्रॉन में बदलेगा, फिर पल्सर में बदलेगा, फिर उसके बाद क्वेसर में बदलेगा, एंड उसके बाद लास्ट में ब्लैक होल, जो कि तारों का एंड होता है वहाँ पे। अब अभिनव तारा आपका 3 प्रकार के हुआ। पहला को बोले न्यूट्रॉन, दूसरे को बोले पल्सर, तीसरे को बोले क्वेसर, ठीक। अब जो न्यूट्रॉन है यह कब बनेगा, बोले कि अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। तो जब विस्फोट हो जाएगा तब न्यूट्रॉन बनता है। विस्फोट होने के बाद क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनता है। 1 मिनट थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा, वो न्यूट्रॉन बनेगा। अब जो न्यूट्रॉन होगा ना, इसका आकार बहुत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकार इसका बहुत छोटा, तथा घनत्व अत्यधिक, मतलब घनत्व थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो पल्सर की अगर बात करें दोस्तों, तो पल्सर चमकता और बुझता है, मतलब ये टिमटिमाने का काम करता है, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे होगा, ठीक है। एंड इसमें कुछ नहीं, इसमें विद्युत तरंगें उत्पन्न होती है, इसके बारे में इसीलिए इतना बड़ा मतलब डिस्क्राइबर मतलब नहीं है यहाँ पे डिस्क्राइबेशन। इसके बाद क्वेसर है, तारों की सबसे अंतिम फेज होती है, इसके बाद किसी भी अवस्था में तारा नहीं होगा। भाई एक इंसान को कितना तोड़ोगे, कितना टूटा एक तारा, देखिए निहारिका से बना है, इसका संलयन हुआ, तारा बना, तारा से लाल दानव, ये 2 भाग में बटा, श्वेत वामन और अभिनव तारा में, श्वेत वामन से काला वामन बना, अभिनव तारा से 3 भाग में बटा, न्यूट्रॉन, पल्सर एंड क्वेसर में ये बढ़ा गया तो ब्लैक होल बन गया। ओके, अब इतना सारा हो रहा है तो भाई लास्ट वाला तो खतरनाक ही होगा, समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट है आपका ब्लैक होल, लास्ट स्टेज है, ये क्या है भाई साहब, समझिए चुंबकीय क्षमता इसका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे किसी का चुंबकीय क्षमता ज़्यादा रहेगा तो वो खींच लेता है आपस में, ठीक है, सबको अपने तरफ खींच लेगा। तो क्या है, चुंबकीय क्षमता बहुत है, क्योंकि इतने सारे प्रेशर के बाद ये यहाँ पर आकर ब्लैक होल बन रहा है, ठीक है, तब अपनी ओर खींच लेगा। और तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है, सभी चीज़ों को आपस में खींचने का काम करता है। और जो तारों का जो अंत है
किसी का भी अंत होता है, जो चीज़ उत्पत्ति होता है जिस चीज़ की, उस चीज़ की अंत होता है। पहले हमें भी नहीं पता था ये चीज़ कि तारे हैं तो भाई एक जगह पे स्थिर होंगे, इधर उधर घूमते रहे होंगे, बट ऐसी बात नहीं है। उनका निर्माण होता है जो कि हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन के बाद तारा बनते हैं, एंड उसके बाद वो लाल दानों के रूप में आते हैं। एंड जब ये 1.44 जो सूर्य का हमारा जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से कम होगा तो श्वेत वामन बनेंगे, उसके बाद काला वामन बनेंगे जब ये चमकना छोड़ देंगे तब। एंड उसके बाद अब जब ज़्यादा हो जाएगा तो अभिनव तारा बिकॉज विस्फोट कर सकता है, इसलिए इसे विस्फोटक तारा कहते हैं, क्योंकि ये बहुत भारी होता है। एंड जब अभिनव तारा और पुराना हो जाएगा तो 3 भागों में बट जाता है। जब विस्फोट कर ही जाता है लास्ट में तो 3 भागों में बटेगा, जिसको न्यूट्रॉन सबसे बड़ा भाग होता है। पल्सर एंड क्वेसर नाम के तारे हैं, इनका कोई उतना अच्छा काम नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे लिख दिए हैं 2 स्टेप में। एंड उसके बाद ब्लैक होल, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानिए कि ब्लैक होल के रूप में इसका अंत होता है। एंड काला वामन और श्वेत वामन को आपस में खींच सकता है। जैसे ब्लैक होल यहाँ पे ना श्वेत वामन और काला को एक ही बार खींच लेगा, चलो यहाँ पे आओ, सट जा, यहाँ पे ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो चंद्रशेखर अवस्था हमने यहाँ पे लिखा है। एक आए चंद्रशेखर नाम के मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, साइंटिस्ट ही बोलेंगे, ठीक है ना यहाँ पे। तो उन्होंने ब्लैक होल का खोज किया था। क्या किया था? ब्लैक होल का खोज किया था। इतने सारे अवस्था में लास्ट स्टेज में जाकर ब्लैक होल ना कह करके हम कह सकते हैं कि यह चंद्रशेखर अवस्था में आ चुका है, चंद्रशेखर फेज में, ठीक है। उसके बाद 4 ग्रहों को खत्म कर देगा। कौन कर देगा भाई? ये ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल 4 ग्रहों को आपस में खत्म कर सकता है। इतना मतलब है ना, इतना छोटा सा होता है, एकदम चुटकी सा छोटा सा होता है, लेकिन 4 ग्रहों को खत्म कर सकता है। मतलब जिससे टकराया उसको खत्म कर सकता है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसी तरीके की घटनाएं हो सकती है जिसको हम लोग प्राकृतिक घटना बोलते हैं। एंड ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे पृथ्वी को एक समय बाद खत्म भी कर सकती है। दोस्तों बहुत लंबी वीडियो बन गई, आई होप दैट पूरे सिस्टम आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक और इसी के पार्ट 2 में, जिसके बारे में हम लोग उसके में मिल्की वे के बारे में पढ़ेंगे, आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आकाश गंगा के बारे में बहुत विस्तार स्टडी करेंगे। तारों के बारे में भाई साहब टोटल नॉलेज इतना ही है। तारा, इस पूरे क्लास का नाम था तारा, स्टार हम लोग पढ़े। इसके बाद आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की तारों से क्वेश्चन छूट नहीं सकता। एंड अगर बात करें थोड़ा सा जनरल स्टडी के बारे में, तो हमसे सबसे नज़दीक तारा सूर्य है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये क्लास हो गया कंप्लीट। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए वीडियो के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।